अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ लेसन और आज हम करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारी इंग्लिश की सीरीज़ से ही रिलेटेड है। इस वीडियो से पहले हमने 2 वीडियो अपलोड की, द नाउन एंड द प्रोनाउन। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आपको आज का टॉपिक समझ नहीं आएगा। और जो थी द प्रोनाउन की वीडियो, उसका कुछ इम्पॉर्टेंट जो हिस्सा था वो मैंने पिछली वीडियो में स्किप किया, वो इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने पिछली वीडियो प्रोनाउन वाली नहीं देखी तो पहले जाकर वो देखें और फिर आज वाली वीडियो देखें, फिर इंशाल्लाह आपको मुकम्मल समझ आएगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसको लर्न करना, ना सिर्फ लर्न करना बल्कि इसको करेक्टली प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ना बड़ी महारत है। तो हम इंशाल्लाह प्रोनाउंसिएशन की भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी लर्न तो करें, फिर उसके बाद बोलने का मसला आएगा, वो इंशाल्लाह हल कर लेंगे जी। तो प्रोनाउन के लिए सबसे पहले हम समझेंगे सब्जेक्टिव केस को। तो सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी फ़िक्रे में जो काम करने वाला होता है वो हमारे पास सब्जेक्ट होता है। अगर हम एक एग्जांपल ले लें, ही राइट्स अ बुक, वो एक किताब लिखता है। यहाँ पर जो वो है या मतलब ही, ये हमारे पास सब्जेक्ट है। ये हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट। और जो हम इस अगर यहाँ पर हम, ये हमारे पास सब्जेक्टिव केस होगा। अब देखें सब्जेक्टिव केस, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं अहमद राइट्स अ बुक, अहमद हमारे पास सेंटेंस के लिहाज से सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन ये नाउन भी तो है, नाउन भी है, ये हमारे पास सब्जेक्ट भी है। अगर स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के मुताबिक देखें तो सब्जेक्ट है, और अगर नाउन के लिहाज से देखें तो ये नाउन है क्योंकि नाम है। और इसकी जगह पर हमने ही को यूज़ किया तो ये हो गया प्रोनाउन। ये मैंने आपको प्रोनाउन की थोड़ी सी बता दी कि वो लफ्ज़ जो हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करें वो प्रोनाउन होते हैं। उसके बाद अब ये ही जो है हमारे पास सब्जेक्टिव केस होगा। अब यहाँ पर हम वो लिख लेते हैं कि ये सब्जेक्टिव केस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये अपने गौर से देखने हैं। आई, ठीक हो गया। वी, यू, ही, शी, दे, इट, ये सब हैं, ये सब्जेक्टिव केस हैं। अब इन्हीं के पोजेसिव केस जिनसे हम मलकियत को ज़ाहिर करें, ठीक हो गया। पोजेसिव केस कौन से होते हैं? जिनसे हम, पोजेसिव केस, मलकियत, ये मलकियत को बताते हैं पोजेसिव केस, ठीक हो गया। अब हमने पोजेसिव केस बताने हैं इन्हीं के जो आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट के जो है वो पोजेसिव केस कौन से होते हैं। तो हम कहते हैं कि आई के साथ लगता है माई। आई का पोजेसिव केस क्या है? माई। वी, आवर। अच्छा, अगर हमें कहना हो कि ये मेरी किताब है तो हम कहेंगे ना, इट्स माई बुक। माई, देखें ना, ये मलकियत को ज़ाहिर कर रहा है, ये मेरी किताब है, मेरी क्या मलकियत है। और यहाँ पर जो माई है ये मलकियत को ज़ाहिर कर रहा है, इसीलिए पोजेसिव केस हुआ। इट्स आवर बाइक, ये हमारी मोटरसाइकिल है, हमारी, पोजेसिव केस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यू का, क्या आता है? यूअर। इट्स यूअर बुक, ये तुम्हारी किताब है, ये भी पोजेसिव केस है। उसके बाद ही का आ जाता है हिज, ये उसकी किताब है, ठीक हो गया, वहाँ पे हिज आ गया। ये इसकी किताब है, यहाँ पर हर आ गया। दे की जगह पर हमारे पास आ जाता है देयर। दे का पोजेसिव केस क्या होगा? देयर। और इट का जो होता है वो इट्स होता है, इट्स माई बुक, ये मेरी किताब है। उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्टिव केस। आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। अगर हमने आई को ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव केस, अगर हमने आई को बतौर ऑब्जेक्ट यूज़ करना हो तो हम यूज़ करते हैं मी, और वही की जगह पर हम यूज़ करते हैं अस। जो वही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? अस। उसके बाद हमारे पास आता है यू, और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही है। उसके बाद हमारे पास है ही का ऑब्जेक्टिव केस है हिम। ही किल्ड हिम, उसने उसे मारा। अब देखें,
यू बीट मी, तुमने मुझे मारा, मुझे। अब यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट है, जिस चीज़ पर काम हो वो ऑब्जेक्ट होता है। मैं आपको समझा देता हूँ। ही किल्ड मी, यहाँ पर ये तो सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, और ये क्या, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो मी है ये ऑब्जेक्ट है, और ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, जिस चीज़ पर काम हो रहा है वो मुझे मार रहा है, तो इसीलिए मी। ही किल्ड अस, यहाँ पर अस भी लग सकता है, ठीक हो गया। ही किल्ड हिम, यहाँ पर हिम भी आ सकता है। ही किल्ड अस, उसने हमें मारा, यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस होगा। ही किल्ड हिम, उसने उसे मारा, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अगर यहाँ पर हम हर लगा दें, ही किल्ड हर, उसने उसे मारा, यहाँ भी ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ही किल्ड यू, उसने तुम्हें मारा, ये भी ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो इसी तरह से ये जो भी हमारे पास मी है, अस है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू है, हिज का हिम है, शी का जो होता है वो हमारे पास हर होता है। अच्छा, पोजेसिव केस भी हर होता है शी का, और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी शी का हर ही होता है। दे का देम, ही किल्ड देम, उसने उन्हें मारा। अब देम क्या है, ऑब्जेक्ट है, जिस चीज़ पर काम हो रहा है, जिस चीज़ को मारा जा रहा है। और इट का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो इट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं आपको इसकी एक कंप्लीट लुक दे देता हूँ। इसको आप मुकम्मल तौर पे इस टेबल को लिख लें। ये अब आपको समझ आ गई होगी कि ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस और सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। जी, तो आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन। ये हमने पहले भी प्रोनाउन की टाइप्स में इसको पढ़ा, रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं। अगर आपने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की वीडियो नहीं देखी तो वो आप पहले देख लें, फिर आपको आज के टॉपिक की ईजी समझ आ जाएगी। हमारा जो लफ्ज़ रिलेटिव है ये निकला है रिलेशन से, ये ड्राइव किया गया है रिलेशन लफ्ज़ से। रिलेशन का क्या मतलब होता है, ताल्लुक़ या कनेक्शन, जो कि टू सेंटेंसेस, अगर टू सेंटेंसेस लिखे गए हैं तो उनको इन वर्ड्स की मदद से हु, विच एंड दैट को यूज़ करके हम उन दो फ़िक्रों को एक फ़िक्रा बना सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है हु, विच और दैट, इनको इस्तेमाल करने के कुछ आसान से मैं आपको रूल बता देता हूँ कि कहाँ पे आपने हु लगाना है, कहाँ पे विच और कहाँ पे आपको दैट लगाना है। पहला जो इसका रूल नंबर 1 है वो आपने याद रखना है कि हु इज़ ऑलवेज यूज्ड फॉर पीपल। जो हु है उसको हम हमेशा लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमेशा इंसानों के लिए। यहाँ पर पीपल आप इंसान भी कह सकते हैं। हम हु को हमेशा इंसानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद विच, हु और विच ये थोड़े से कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि हु और विच के यूजेस में क्या क्या डिफरेंस है। जी, तो जो विच है, विच को हम हमेशा चीज़ों और जानवरों के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन हमें हो जाती है, वो मैं आपको तीसरा रूल बता दूं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। वी कैन यूज़ दैट इंस्टेड ऑफ विच। वी कैन यूज़ दैट, हम दैट को विच की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन यूज़ दैट इंस्टेड ऑफ विच। जहाँ पर हमने विच लगाया है वहाँ पर हम दैट को भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन समझा दिया, और ये भी आपको बता दिया कि हु, विच और दैट को हमने कब और किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना है। अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है ये दो सेंटेंसेस को मिलाकर एक सेंटेंस बनाता है। अगर हमने एक सेंटेंस लिखा, फुल स्टॉप डाला और फिर नेक्स्ट सेंटेंस लिखा, तो कैसे हम रिलेटिव प्रोनाउन रिलेशन पैदा करके उन दोनों के दरमियान उन दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस कर सकते हैं। ये आपने अभी समझना है। जी, तो मिसाल के तौर पर मैंने लिखा कि ही इज़ द मैन, ये आदमी है। ही पेंटेड माई हाउस, इसने मेरे घर को रंग किया। अब हमने रूल पढ़ा कि जो हु है, हु को हम हमेशा लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर मैन आ गया है तो मैन भी एक आदमी है, इंसान है। तो अगर हमने
रिलेटिव प्रोनाउन को इस्तेमाल करके हम चाहते हैं कि इन दो सेंटेंसेस को हम एक सेंटेंस बनाएं। तो देखें कि उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ही इज़ द मैन। यहाँ तक तो हमने लिखा। नेक्स्ट अब हम ही को काट के लगा देंगे हु पेंटेड माई हाउस। अब मतलब में तब्दीली तो नहीं आई। हमने क्या किया कि हमने ये रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल कर लिया, जिसका हमने रूल पढ़ा कि हु को हमेशा लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि दो सेंटेंसेस डिफरेंटली अलग अलग थे, मुख्तलिफ थे, उनको हमने रिलेशन पैदा करके रिलेटिव प्रोनाउन के ज़रिए उन दोनों सेंटेंसेस को मिलाकर एक सेंटेंस बना दिया, जिसके मीनिंग में तब्दीली बिल्कुल नहीं आई। ही इज़ द मैन ही पेंटेड माई हाउस, ही इज़ द मैन हु पेंटेड माई हाउस। तो हमने जस्ट हु को यहाँ पर पुट किया और इन दोनों के दरमियान रिलेशन पैदा कर दिया। अब हम एक और दो मिसालें करते हैं, फिर हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जी। तो अब मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई परचेज अ कंप्यूटर। मैंने एक कंप्यूटर ख़रीदा। यहाँ पर फुल स्टॉप। मैंने एक कंप्यूटर ख़रीदा, एक सेंटेंस, एक फ़िक्रा ख़त्म हुआ। इट वाज़ वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा था। अब हम क्या करेंगे या कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे जिसको इस्तेमाल करके इन दो सेंटेंसेस को मिलाया जा सके और मतलब में तब्दीली लाए बगैर एक फ़िक्रा बनाया जा सके। तो अब आपने गौर से देखना है कि यहाँ पर हमारे पास कंप्यूटर ही क्या है, ये एक चीज़ है। हमने पढ़ा कि जो चीज़ के लिए हमने क्या इस्तेमाल करना है, विच, और हमने आगे ये भी पढ़ा कि हम विच की जगह पर दैट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको ट्रांसलेट दो तरीके से कर सकते हैं, इसको कंबाइन दो तरीके से कर सकते हैं। आई परचेज्ड, मैंने ख़रीदा, आ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर। अब यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, विच को भी दैट को भी। दैट वाज वेरी एक्सपेंसिव या विच वाज वेरी एक्सपेंसिव, जो कि बहुत महंगा था। अब देखिए यहाँ पर मैंने स्लैश डाली है, या तो हम यहाँ पर दैट को यूज़ करेंगे या विच को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा कि हमेशा इंसानों के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, याद करें, हाँ, इंसानों के लिए हम यूज़ करते हैं हु। चीज़ों और जानवरों के लिए हम यूज़ करते हैं विच, और हम विच को ही हटाकर वहाँ पर दैट भी लगा सकते हैं। तो देखिए, आई परचेज अ कंप्यूटर दैट वाज वेरी एक्सपेंसिव, तो भी सेंटेंस ठीक। आई परचेज्ड अ कंप्यूटर विच वाज वेरी एक्सपेंसिव, तब भी ठीक। तो हमने जो रूल पढ़ा उसको हमने एग्जाम्पल की मदद से थोड़ा और क्लियर किया। अब हम एक दो और एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, अब ये मैंने एक फ़िक्रा लिखा है कि मेरा दोस्त ऐनक लगाता है जो काली है। अब हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। अब देखिए, मेरा दोस्त ऐनक लगाता है, यहाँ तक पहले आप ट्रांसलेशन करें। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। माई फ्रेंड वियर्स, लगाता है या पहनता है, ग्लासेस, GLASSES, ग्लासेस। अच्छा, यहाँ तक रुक जाएं। यहाँ तक हमने ट्रांसलेशन कर ली टेंसेस के लिहाज से, वो हमने लिख दी। जो काली है, यहाँ पर काली क्या है, ये एक चीज़ है। डेफिनेटली काली एक चीज़ है, काली रंग है। तो हमने पढ़ा कि जो भी चीज़ें होती हैं उनके साथ हम क्या लगाते हैं, विच, और विच की जगह पर हम दैट भी लगा सकते हैं। माई फ्रेंड वियर्स ग्लासेस विच आर ब्लैक, विच इज़ ब्लैक, और नहीं, विच इज़ ब्लैक। या हम ये भी लिख सकते हैं, माई फ्रेंड वियर्स ग्लासेस दैट इज़ ब्लैक, जो कि काली है। तो अब आपको समझ आ गई कि विच और दैट के यूजेस में क्या डिफरेंस है और हम किस को किस की जगह पर कब लगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे साथ जुड़िए रहिएगा। उस टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।